नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि फार्मा सेक्टर और लाइफ साइंसेस कंपनी एक ही कैटेगरी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर फार्मा मार्केट में कोई न्यूली इनोवेटेड मेडिसिन आती है तो उसे हम ब्रांडेड ड्रग्स के कैटेगरी में रखते हैं, और वहीं अगर उसी ब्रांडेड ड्रग्स की कैटेगरी के फॉर्मूलेशंस को हम पूरी तरह से कॉपी करके कोई और मेडिसिन बनाते हैं तो उसे हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। और वहीं अगर उस ब्रांडेड ड्रग्स के फॉर्मूलेशन से एक और मेडिसिन बनाया जाए जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हो तो उसे हम कहते हैं लाइफ साइंस, यानी कि बायोसिमिलर कैटेगरी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के बारे में, जो फार्मा सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, और जानेंगे शेयर से रिलेटेड काफ़ी कुछ, जैसे कि शेयर का टारगेट क्या हो सकता है, और साथ ही कंपनी का स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस। शेयर प्राइस ऊपर जाना है तो वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, और अगर शेयर प्राइस को नीचे जाना है तो वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर। और इसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेयर के टारगेट प्राइस को देख लेते हैं, जो कि वीकली और मंथली है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में, ये है आपका वीकली टारगेट, जो कि आपके 4 अप टारगेट है, जो 4 आपके डाउन टारगेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 4 अप के साइड में, 4 डाउन के साइड में। तो ये तो रहा शेयर का वीकली टारगेट। अब चलिए चलते हैं शेयर का मंथली टारगेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे शेयर का मंथली टारगेट। तो यहाँ पर भी आपको 4 अप साइड में टारगेट देखने मिल रहे हैं और 4 आपको डाउन साइड में टारगेट देखने मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये मेरा टारगेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा टारगेट बताया हुआ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप इस टारगेट पे डिपेंड होके कोई भी चीज़ डिसीजन मत लीजिएगा या फिर बाय या सेल नहीं करिएगा। बट हाँ, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना भी टारगेट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अभी डिस्कशन में आगे बात करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाना है तो उसके पीछे वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो 8 रीजन जिसके वजह से मुझे लगता है कि शेयर का प्राइस यहां से अप जा सकता है, चाहे वो छोटी अवधि हो चाहे वो लंबे अवधि हो। हालांकि छोटे अवधि में तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, बट हाँ, लंबे अवधि में मुझे चांसेस ज्यादा लगते हैं कि शेयर का प्राइस आपका ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। और उसके पीछे ये 8 रीजन हो सकते हैं। इन 8 रीजन पे एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। बट हाँ, मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये 8 रीजन्स वो काम करे ही करे, मीन शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाने में हेल्प करे या मदद करे ही करे। हो सकता है कुछ और भी रीजन्स होके निकल के आ सकते हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये रीजन्स भी जरूर हेल्प करेंगे, मदद जरूर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे कि ये सभी रीजन से क्लियर दिखता है कि कंपनी का फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आइए एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं और देख लेते हैं। तो पीई रेशियो देखिए शेयर का, तो अपने सेक्टर पीई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। वही पीबी रेशियो देखिए तो ये भी अपने सेक्टर पीबी से लगभग आधे पे नीचे पे ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल का 34% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 29% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। ओवर ऑफ द लास्ट 3 ईयर 3 साल का आरओई देखें तो 49% का आरओई देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आरओई है। वही नेट कैश फ्लो देखें तो 397 करोड़ का नेट कैश फ्लो है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे चीज जान लीजिए, कंपनी कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास ह्यूज कैश रखा हुआ है। वही कंपनी का डेट देखते हैं तो 2.88 करोड़, मतलब कि मोटा मोटी चल लीजिए इसे 3 करोड़ देख लेते हैं। तो 3 करोड़ भी देखें तो यहाँ पे 3 करोड़ का डेट है, और कंपनी के पास जो कैश है वो 512 करोड़ का कैश। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ज्यादा कैश है, 512 करोड़ का कैश है और 397 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। तो आप इसे समझ सकते हैं कंपनी के पास कितना ज्यादा कैश है और कंपनी कितना ज्यादा कैश रिच है। वही कंपनी के ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा सा डेट है और कैश तो काफ़ी सारा है। तो आप इसे टेक्निकली तो नहीं कहेंगे कि कंपनी डेट फ्री है, बट हाँ, ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं या फिर माना जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत छोटा डेट है, कैश बहुत ही ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो इससे क्लियर हो रही है, कंपनी फंडामेंटली
स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये आप देखोगे इसके शेयर प्राइस को, तो ये अपना शेयर प्राइस लगभग जब ये लिस्ट हुआ था उससे 50% का करेक्शन ले चुका है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक ठाक है। कुछ कुछ चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए, कुछ कुछ पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी तरीके से अच्छी है। कोई भी कंपनी पूरी तरीके से 100% अच्छी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो कमी जरूर होती है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, बट ज़्यादा चीज़ें इसमें अच्छी देखने को मिलेगी आपको। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो प्रॉब्लम वाली बात है। तो मुझे लगता है लंबे अवधि में ये स्टॉक आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और अब मुझे लगता है कि लगभग 400 से नीचे अब इसका प्राइस जाना मुश्किल होगा। ये सिर्फ मुझे लगता है, क्योंकि कंपनी का आपका जब से लिस्ट हुई उससे 50% का करेक्शन हो चुका है। आज जब कोई कंपनी फंडामेंटली सब कुछ अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो उसमें 50% का करेक्शन काफ़ी होता है। उससे नीचे जाना मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वो उससे नीचे नहीं जा सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसके जरूर वो प्राइस उससे नीचे भी जाएगा। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 3 ही पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट देखें तो टीटीएम मीन्स कि ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको -46% देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है कि लास्ट यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आपका -46% है। वही टीटीएम में आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -92%, जो कि एक ये भी बहुत परेशानी की बात है। वही ट्रेड रिसीबल देखें तो 673 करोड़ का कंपनी का ट्रेड रिसीबल पेंडिंग में है। वही टोटल एसेट देखें तो 2471 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि यहाँ पे कंपनी में दिक्कत वाली बात समझ में आ रही है। तो आप 2 चीज तो समझ रहे होंगे, सेल्स ग्रोथ क्या है और प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, लेकिन दोनों का टीटीएम में है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, टीटीएम में प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ माइनस में है और अच्छा खासा माइनस में है, जो कि एक परेशानी की बात है। तो आप ये दोनों चीज तो पॉइंट समझ रहे होंगे कि सेल्स ग्रोथ क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है। चलिए, अगर ये जो ट्रेड रिसीवल और टोटल एसेट्स, थर्ड पॉइंट अगर कोई नहीं समझ रहा हो, उम्मीद है कि काफी लोग समझ रहे होंगे थर्ड पॉइंट में कि थर्ड पॉइंट्स में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये क्या है। ये थर्ड पॉइंट्स काफी लोग समझ रहे होंगे जो मार्केट में काफी टाइम से होंगे, बट कोई न्यूली है मार्केट में और अगर उसे नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें मैं समझा दूं कि ये क्या चीज है। तो देखिए, ट्रेड रिसीबल वो चीज हुआ कि कंपनी अपने क्लाइंट्स को जो दी है प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज अपना जो दी है, उनसे जो पैसा आना है क्लाइंट से, वो अभी तक आया नहीं है और वो पेंडिंग है, जो कि 670 करोड़ के आसपास में यहाँ पे पेंडिंग आना है क्लाइंट से, लेकिन आया नहीं है, वो पेंडिंग रह गया। और कंपनी का टोटल एसेट्स तो आप समझ रहे होंगे क्या है, जो कि 2471 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट है। तो देखिए, इसको कैसे समझा जाता है। अगर किसी कंपनी का ट्रेड रिसीबल अपने उसके टोटल एसेट से 20% ऊपर निकल जाता है तो परेशानी की बात शुरू हो जाती है। जनरली कहा या देखा जाता है कि जितना कम हो अच्छी बात है, लेकिन 10% से ऊपर जाए ना ही जाए तो अच्छी बात है। अगर फिर भी 10% से ऊपर जाता है ट्रेड रिसीबल टोटल एसेट से, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट किया जाता है। लेकिन 20% से ऊपर निकल जाता है तो परेशानी की बात शुरू हो जाती है, जो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करने लगता है। क्योंकि ट्रेड रिसीबल में क्या होता है कि क्लाइंट से पैसे तो आने हैं, बट श्योर नहीं होता है कि क्लाइंट पैसे देगा ही देगा। अगर क्लाइंट ने कुछ मना कर दिया तो कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो हो सकता है ट्रेड रिसीबल जो बाकी है, हो सकता है कि 100% पैसे आ जाए, हो सकता है कि 20% ना आए, 80% आए, हो सकता है 50% आए, 50% ना आए। तो ये बहुत चीजें होती हैं। मतलब कहा नहीं जा सकता कि ट्रेड रिसीबल आपको पूरे के पूरे क्लाइंट से, आपके क्लाइंट से आपको पास पैसे आने ही आने हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि 20% से ऊपर अगर हो जाता है ट्रेड रिसीबल तो दिक्कत होने लगती है। अपने टोटल एसेट से 20% ऊपर निकल गया ट्रेड रिसीबल तो दिक्कत वाली बात यहाँ पे दिखने लगती है। जो कि यहाँ पर आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20% से ऊपर निकल चुका है ट्रेड रिसीबल। तो ये एक चीज जो है ना, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट ऐसा नहीं है कि यही 3 रीजन होंगे कंपनी में दिक्कत वाली बात, हो सकता है कुछ और भी रीजन हो। और अगर आपको कोई और रीजन मालूम हो या आपको समझ में आ रहा हो या आपने कुछ सर्च किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, एक दूसरे को हेल्प कर सके या फिर एक दूसरे को
हेल्प मिल सके। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कोई और रीजन आपको पता हो शेयर का प्राइस नीचे जाने का तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही अगर आपको लगता है कोई और रीजन हो जो इस वीडियो में नहीं है, जिसके वजह से ये लगता हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही शेयर का मंथली और वीकली टारगेट क्या हो सकता है अप साइड में और डाउन साइड में, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे हम लोग एक दूसरे को एजुकेट कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो नेट कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें या प्रॉफिट मार्जिन का, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वही कंपनी का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको इंक्रीज होता हुआ, उसमें ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट कैश फ्लो पिछले 2 साल में इंप्रूविंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट आपका पिछले 2 साल में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है एनुअल रिपोर्ट में। और वही अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग में जाके देखें तो कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है, मतलब कि प्रमोटर ने अपने प्रमोटर होल्डिंग को कुछ भी प्लेज नहीं रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। और कंपनी का स्ट्रेंथ काफ़ी यहाँ पे अच्छा मजबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर आगे चलते हैं और कंपनी के वीकनेस के कुछ पॉइंट पे भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की वीकनेस की बात करें तो ROC मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, ROA मीन्स रिटर्न ऑन एसेट, ये तीनों पॉइंट्स आपको पिछले 2 साल में आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा। वही कंपनी का रेवेन्यू की बात करें जो कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ये भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है जहाँ पे आपको यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही चीज़ें दिक्कत वाली बात देखने को मिली। जो खासकर मुझे ROE यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ये कि पिछले 2 साल से कंपनी का ROE, ROC, ROA ये तीनों को तीनों आपके कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अभी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे गया तो कितना नीचे जा सकता है? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टारगेट या सपोर्ट जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें।